हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। और इस टॉपिक के बिना फिजिक्स को पढ़ना मेरे हिसाब से कहते हैं कि अधूरा रह जाता है, क्योंकि फिजिक्स की बात हो और मोशन के लॉज की बात ना हो तो हम स्टार्टिंग से ही, जैसे कि हम क्लास 7-8 में रहते हैं तो हमें थोड़ी सी जिज्ञासा होती है मन में कि अच्छा न्यूटन के नियम भी हैं। कई कई बच्चे को 6 क्लास में भी न्यूटन के नियम याद होते। तो आज उन्हीं सब बातों को एक समराइज करके और कुछ अच्छा सीखते हैं, है ना। तो हेडिंग आज का आप लिख लीजिए, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स को पढ़ने का सबसे अच्छा एक कारण ये है कि इसमें आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपको सामने दिखता है। इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो फिनोमेना आप देखते हो, तो यहाँ से थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें विजुअलाइज हम नहीं कर सकते, तो एक वक्त के लिए बच्चों को लगता है कि सर क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते। लॉज ऑफ मोशन देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और चीज़ें बताऊं, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ सिखा रहा हूं कि फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उसमें जिस ब्रांच के में हम मोशन की स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स का नाम देते हैं। मैकेनिक्स मैकेनिक्स के फिर 3 अलग अलग ब्रांच हो जाते हैं। इसमें से एक स्टैटिक्स होता है, जिसमें कि हम रुकी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स हो जाता है, जिसमें हम चलते हुए चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसमें कॉज ऑफ मोशन काउंट नहीं होता। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायनामिक्स, जिसमें कि मूविंग बॉडी होती है और साथ में कॉज ऑफ मोशन भी होता है। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि कोई बॉडी क्यों चलता है या कोई बॉडी क्यों रुक जाता है चलते चलते। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें मैं आपको सिखाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मोशन के 3 इक्वेशंस याद हों, जिसमें हम v बराबर u प्लस ए टी बोलते हैं, जिसमें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं, और एक और होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन सभी को जानने के साथ साथ आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के ये इक्वेशंस किसी काम के नहीं है। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, आप सब ने कोऑर्डिनेट पढ़ रखा होगा, सबको इतना पता होगा कि प्लस माइनस कहां पर होता है। आगे बढ़ते हैं तो प्लस होता है, पीछे बढ़ते हैं तो नेगेटिव होता है। ऊपर जाना अच्छी बात, पॉजिटिव, नीचे आना नेगेटिव बात, ये सब जानते हैं। मतलब आपने क्या सीखा, जो भी कैलकुलेशंस आप ऊपर की तरफ करेंगे वो सब कुछ पॉजिटिव माना जाएगा, और जो भी कैलकुलेशंस आप नीचे की तरफ करेंगे उसको नेगेटिव माना जाएगा। ये बेसिक आपको मैंने सिखा दिया। अब इसका यूज कैसे करना है देख लो। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ और वहां से एक पत्थर को फेंक दो। एक बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ, वहां से पत्थर को फेंक दो। तो जी ये है, ऊंची है बिल्डिंग, आगे मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं, आपको तो अगली लाइन आई गई होगी, है ना। आप इस बिल्डिंग पे खड़े होके यहां से पत्थर आपने फेंक दिया। जैसे ही आपने पत्थर फेंका, क्या इस बॉल ने या इस पत्थर ने डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर किया? बिल्कुल। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर हुआ है और अगर बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है, कोई भी अगर बोलता हुआ दिख जाए कि 80 मीटर कवर किया, उसको बोलना किताब बंद कर दो, पढ़ना छोड़ दो। यहां से बॉल फेंका, बॉल 80 मीटर ही कवर किया भाई, लेकिन कौन सा? नीचे गया है वो, और नीचे मतलब नेगेटिव। आप क्या बोलना, दुनिया को जो बोलना है बोलने दो। आप ये बोलोगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज -80। अच्छा अच्छा सर, ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। एक और चीज देखो, आप यहां छत पे खड़े थे बॉल लेके, बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया। जैसे ही बॉल को ऊपर फेंकते हो, मान लो आपने बॉल को 10 की स्पीड से फेंका, ऊपर फेंका ना, ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। क्या बोलोगे? द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉल इज
पॉजिटिव। क्यों? ऊपर गया है इसीलिए पॉजिटिव है। चलो एक और क्वेश्चन का जवाब दो। एक बॉल ले लो, उस बॉल को ऊपर फेंको, बॉल को ऊपर फेंको, बॉल ऊपर गया। मैंने पूछा आपसे जरा बताना मुझे ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन आप लेते हो वो कितना बोलोगे? हम सबने रट रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कभी कभी हमें आसान करने के लिए इसको 10 मानना भी पड़ता है। ठीक है जी, मान लिया, अच्छी बात है। मैं आऊंगा लॉस ऑफ मोशन पे आऊंगा, धीरे धीरे आता हूं, है ना। चलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने 10 मान लिया। हम सब जानते हैं इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अच्छी बात है जी। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने अगर 9.8 बोला है तो क्या ये सही बोला है? जरा सोचो फिर से एक बार, क्या आपने सही में 9.8 जो आपने कहा वो सही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी कहां लग रहा है? नीचे। और नीचे अगर लग रहा है तो जहां आपने उसके 9.8 कहा आप गलत बोल रहे हैं, आपको -9.8 बोलना चाहिए। अच्छा सर ऐसा होता है? बिल्कुल। एक बात और देखो, बॉल लो, बॉल को ऊपर से रिलीज कर दो, रिलीज रिलीज रिलीज, बॉल नीचे आ रहा है। किसी का बॉल ऊपर कभी देखा जाते हुए? ऐसे छोड़ते हैं तो नीचे जाता है ना। बॉल रिलीज किया, बॉल नीचे आ रहा है। आप बताओ ग्रेविटी कहां है? ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। तो अभी भी यहां माइनस साइन ही होगा। दिमाग में इस बात को फीड कर लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, मतलब हमेशा उसमें -9.8 ही लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है ना। बात खत्म। अच्छा सर ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लस माइनस का खेल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, इन सब बातों को हम समराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। इस पे बहुत न्यूमेरिकल बन सकता है, मैं आपको सिखाऊंगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो मैंने ऊपर नीचे का बोला है। मतलब आप इतने टफ से टफ क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में कर लोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मैंने सिखाया ना प्लस माइनस वाला, इस पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, देखिए कुछ अच्छी किताब कभी सॉल्व करोगे ना तो मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लैंग्वेज छोड़ो ना, हम डायग्राम में बात करते हैं। एक मेरे पास हॉट एयर बलून था, नहीं ऐसा तो नहीं होता ये था हॉट एयर बलून। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हॉट एयर बलून जो है ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हॉट एयर बलून कहां जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। बहुत बढ़िया। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। आफ्टर 5 seconds, after 5 seconds a ball is dropped. After 5 seconds a ball is dropped. 5 सेकेंड बाद एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है इस बलून में से। मेरा सवाल आपसे बहुत ही आसान है। सवाल यह है कि आपको टाइम निकालना है एट विच, द टाइम आफ्टर विच, या आफ्टर विच बोलो इसको, एट विच नहीं लिखते, द टाइम आफ्टर विच द बॉल विल फॉल ऑन द ग्राउंड। उस टाइम का बताइए जिस टाइम पर यह बॉल ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आई होप समझ में आपके आ गया होगा। हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है, 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और 5 सेकंड तक आपने पूरा माहौल का मजा लिया, अरे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, बढ़िया। फिर कहा चलो भाई बॉल को फेंक ही लेते हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाता हुआ जो बॉल है वो 5 सेकेंड में कितने हाइट तक पहुंच चुका होगा? बिल्कुल कॉमन सेंस है। और कितना है वो? 10 मीटर हाइट पर होगा। कितने हाइट पर होगा जी? 10 मीटर हाइट पर। क्यों? क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 5 सेकेंड तक ऊपर उठा है तो 10 की हाइट पे होगा। बिल्कुल सिंपल है। ओके, ये तो लिख लिया हमने। आगे बताइए, मतलब ग्राउंड से जिस टाइम पर इस बॉल को फेंका गया उस टाइम पर हाइट क्या थी? 10 मीटर्स। बहुत बढ़िया। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया।
आपको टाइम कैलकुलेट करना है जी, बिल्कुल करना है सर। जी की वैल्यू 10 मान लें सर, मान लेंगे, लेकिन माइनस लिखना मत भूलिएगा, मैंने सिखाया था ना, ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे, हमेशा माइनस, हमेशा माइनस। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा या करेगी, मेरे तरफ ये करेगी का थोड़ा सा इशू है, वो आप जानते हैं। तो ये जो बॉल डिस्प्लेसमेंट करेगा वो नीचे करेगा ना, तो अगर मैं इस बॉल के डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये -10 मीटर होगा ना, 10 तो लिखना मत गलती से, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट बॉल नीचे करेगा ना, बॉल तो नीचे जाएगा ना, और नीचे कवर किया हुआ कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -10 लिख दिया। अच्छा जी, एक बात बताइए, ये इंटरेस्टिंग है, यू क्या होगा, जब इस बॉल को ड्रॉप किया गया तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या थी। ड्रॉप का मतलब जीरो नहीं होता, ड्रॉप का मतलब जीरो तब होता है जब आप जहां से ड्रॉप कर रहे हो वो रुका हुआ हो। यहां पर आप जिस सिस्टम के अंदर, अरे कार अगर 40 से चल रही है तो आपकी स्पीड तो 40 ही मानी जाएगी ना भाई। अगर कार 100 से चल रही है तो आप कार के अंदर हो, तो आप भी 100 से ही तो चल रहे हो। अगर कार 100 से नॉर्थ में जा रही है तो आपकी वेलोसिटी भी तो 100 से नॉर्थ पे ही होगी जब आप कार के अंदर हो। तो अगर ये 2 से बलून ऊपर जा रहा है तो इस बलून का इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे बोल दोगे, भले ही आपने ड्रॉप किया है, आप तो बलून में थे ना, तो आपकी वेलोसिटी भी तो 2 ही हुई ना, और आपके हाथ में बॉल है उसकी वेलोसिटी तो 2 ही हुई ना। कहाँ, ऊपर के नीचे, ऊपर, क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है। तो यू क्या लिखूं, प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा इक्वेशन लगाओगे आपकी मर्जी है, कोई भी इक्वेशन लगा लो आप, है ना, जो आपका मन करे। एस यू टी दिया, हाँ वही लगा लेते हैं। एच बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना जी। अब आप जानते हो, आपको एच पता है कितना, एच कितना पता है आपको, -10, बहुत बढ़िया। यू टी कितना पता है, -2t, है ना, -2t, सॉरी यू प्लस है ना, प्लस का 2t, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, फिर हाफ हो गया ना जी, हाफ हो गया, और जी क्या हो गया, -10 और टी स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, -5, तो हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 2t -5t स्क्वायर। अच्छा, सबको एक बार अरेंज कर लो, कितना हो जाएगा ये, 5t स्क्वायर -2t -10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऐसा होता है, बिल्कुल। ये जो एक्सप्रेशन बना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। कैसे, बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में अल्फा की वैल्यू, अल्फा मतलब इसका कोई भी एक आंसर, 2 आंसर बनेंगे इसके। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d अपॉन 2a, है ना। और फिर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा जो रूट होगा इसका वो होगा -b -√d अपॉन 2a। ठीक है जी। अब बोलो सर ये ए बी सी ए डी क्या होता है, तो देख लो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको ना, d का वैल्यू क्या होता है, √b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो आप d निकालोगे, यहाँ पे a के बदले 5 है, b के बदले -2 है, c के बदले -10 है। तो आप यहां से अल्फा बीटा निकालोगे, इसमें एक वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव को मान लेंगे। इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो प्लस माइनस आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो सिखाया उस टॉपिक पर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते लॉज ऑफ मोशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, मोशन के 3 नियम हैं, आप सबको थोड़ा मोड़ा इसके बारे में पता होगा, बट आज इसको थोड़े ना अलग तरीके से सीखते हैं। ठीक है ना, मोशन के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम जो है उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज सीखेंगे, एंड दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसी बॉडी के, हम कहते हैं ना वो जिद्दी होना किसी चीज को, जो अपने आप को क्या करे, बदले ना, दैट इज इनर्शिया। मैं रुका हुआ हूं, मैं चाहूंगा मैं रुका रहूं, मैं चल रहा हूं, मैं चाहूंगा मैं चलता रहूं, मैं राइट में जा रहा हूं, मैं चाहूंगा मैं राइट में जाता रहूं। तो ये जो 3 बातें मैंने कही, ये क्या है, इनर्शिया है।
इनर्शिया किसी बॉडी के उस एबिलिटी को बोलते हैं जिससे कि वो अपने कंडीशन ऑफ मोशन को नहीं बदलना चाहता। अब ये कंडीशन ऑफ मोशन क्या होता है? रुके रहना कंडीशन ऑफ मोशन है, चलते रहना कंडीशन ऑफ मोशन है, किसी खास डायरेक्शन में चलते रहना ये भी कंडीशन ऑफ मोशन है। तो कोई भी बॉडी अपने कंडीशन ऑफ मोशन को नहीं बदलना चाहता, इसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रुका हुआ चीज रुका रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, चलती हुई चीज चलते रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट में जाता हुआ ऑब्जेक्ट राइट में ही रहना चाहेगा, वो लेफ्ट नहीं होगा। इसके ढेरों एग्जाम्पल हैं। कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि हम बस में बैठे हुए हैं, अचानक से बस चल पड़ती है। ऐसे दिखाता हूं मैं आपको, हम ऐसे बस में बैठे हुए हैं, बस चल पड़ती है, हम ऐसे पीछे हो जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? समझिए इसको। हमारे बॉडी में 2 पार्ट्स यहाँ बना रहा हूं मैं, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वेस्ट से नीचे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो ऊपर है। जब हम बस में बैठते हैं तो लोअर पार्ट जो होता है वो बस से कनेक्टेड होता है और वो मूव नहीं करता, जबकि अपर पार्ट जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। देखो लो जी, मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे। लोअर पार्ट कनेक्टेड है बस से। आप रुके हुए हो, बस रुका हुआ है, सबको रुके रहने की आदत हो गई। बस अचानक से चल पड़ा, अचानक से बस चल पड़ा, तो जो बस के कांटेक्ट में है, जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो जल्दी से मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो बस से थोड़ा दूर है, ये ऊपर ऐसे ऐसे ना, ये वाला पार्ट जो है ये लेट से मोशन में आएगा। तो ये जो लोअर पार्ट है वो जल्दी से मोशन में आ गया तो आगे चला गया और ये पीछे रह गया, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं। उल्टा करो, बस चल रही है, मैं भी चल रहा हूं एक साथ, बस ने अचानक ब्रेक लगाई, सामने कुछ हो गया होगा, उसने ब्रेक लगाया। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाया, बताइए लोअर पार्ट तो बस से कनेक्टेड है, उसने तो तुरंत अपने आप को रोक लिया। लेकिन ये ऊपर वाला जो है ये क्या करेगा? ये तो अपने आप आगे चला जाएगा ना। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। एक और चीज देखिए, हम जा रहे हैं बस में और सामने से बस ने अचानक से हैंडल मोड़ दिया, तो हमारी जो बॉडी जो सामने जा रही थी, लोअर पार्ट ने तो अपने आप को बदल लिया, लेकिन अपर पार्ट तो अभी भी यहां जा रहा है। मतलब क्या? बस इधर मुड़ती है, हम ऐसे हो जाते हैं, बस इधर मुड़ेगी, हम ऐसे हो जाएंगे। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसे बहुत एग्जांपल है। यही है इनर्शिया। और यहीं से न्यूटन का पहला नियम आता है कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि एक रुकी हुई बॉडी तब तक रुकी रहेगी, एक चलती हुई बॉडी तब तक चलती रहेगी, एक खास डायरेक्शन में ट्रैवल करती बॉडी तब तक उस खास डायरेक्शन ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता हो। जिस किताब में लिखा हुआ है एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स को काट दो, गलत लिखा हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ अगर लिख दिया जाए तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कभी भी मोशन कॉज नहीं करेगा, उसके पीछे एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये मार्कर है, इधर से दिया 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, दोनों मिलके एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं करेगा। लो, गलत हो गया। यू शुड से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तभी जाके ये मूव करेगा, एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, बढ़िया। फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी बोलते हैं। और मैंने पूछा, अरे कब चलेगा रे बॉडी? बोला बॉडी तब चलेगा जब इसमें फोर्स लगेगा। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स के डेफिनेशन को देता है। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स वो चीज है जो किसी बॉडी के कंडीशन ऑफ मोशन को बदल दे। अच्छा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने क्या दिया? फोर्स का डेफिनेशन दे दिया। वाह, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते ही बच्चे के मन में आता है, सर वही है ना सर, F बराबर m। अरे F बराबर m बाद में होता है, पहले सीख लो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये लाइन पहले आप दर्ज कर लीजिए, लिख लीजिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सर ये मोमेंटम क्या होता है? अरे मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा सर, मास टू वेलोसिटी होता है, मतलब एक्चुअली एक बात बताओ, मैं आपके सामने 2 बॉल रखूँ, एक पत्थर और एक प्लास्टिक का बॉल, पत्थर और प्लास्टिक का, और पत्थर के बॉल को जाके ना, पत्थर का बॉल देखा आपने कभी ना? मैंने देखा हुआ है। पत्थर का बॉल आके आपको टच करता है ऐसे, तो सर पत्थर होके भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ऐसा होता है क्या? मैंने प्लास्टिक का बॉल लिया और जोर से फेंक के मारा, लगा और आपने हाथ पीछे कर। ये काफी हिंसक एग्जाम्पल है, लेकिन समझ में आएगा।
प्लास्टिक का बॉल लगा, अरे सर प्लास्टिक इतना हल्का है फिर भी दर्द क्यों हुआ इतना? आपको हिट कौन करता है, किसकी वजह से चोट लगता है आपको? मास की वजह से नहीं, वेलोसिटी बिल्कुल नहीं, मोमेंटम। हाँ जी, मोमेंटम। प्लास्टिक के बॉल का मास बहुत कम था लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मोमेंटम बहुत बढ़ गया। जबकि पत्थर का जो मैंने बॉल बनाया है ना, पहली बार पत्थर का बॉल सुना होगा आपने, तो उस पत्थर के बॉल में क्या हुआ कि उसका मास तो बहुत था लेकिन इतना ज़्यादा कम था ना वेलोसिटी उसकी कि आपको असर ही नहीं हो पाया। तो एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है, मास टू वेलोसिटी। ये समझ आ गया ना? अगर 5 kg का कोई चीज़ है ना और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा है ना, तो उसका मोमेंटम कितना 10 हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, है ना, वो इलॉजिकल न्यूमेरिकल होते हैं वो जो मैं कराता, जो मैं नहीं कराता, सॉरी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा सर ये चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज क्या होता है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक बॉल आ रहा है 100 के मोमेंटम से, कुछ हुआ, उसका मोमेंटम हो गया 80, चेंज कितना हुआ 20। अरे सर यही तो होता है, 100 की मोमेंटम से आ रहा था, कुछ बीच में हुआ, मोमेंटम उसका हो गया 80, तो इनिशियल मोमेंटम 100, फाइनल मोमेंटम 80, चेंज ऑफ मोमेंटम 20। इसी को तो बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे निकालते हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लो जी कैसे कैसे सीखते हैं हम लोग। आप बताइए, चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा है ना, रेट मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अच्छा इसी को फोर्स बोलते हैं, हाँ सर इसी को फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम। अच्छा जी, तो मोमेंटम फाइनल क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है सर, ये तो मुझे पता है। अरे अगर तुम्हें मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम पता है और तुम मेरे से फाइनल मोमेंटम पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? तुम जरूर मास को मल्टीप्लाई कर दो फाइनल वेलोसिटी से, तुमको फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा। तुम मास को मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल वेलोसिटी से, तुमको इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तो अगर आप फाइनल मोमेंटम निकालना चाहते हो तो मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल वेलोसिटी से। अगर इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहते हो तो मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल वेलोसिटी से, अपॉन में टाइम कर दो, है ना जी। और यहाँ फोर्स तो है ही। अच्छा सर मुझे लगा ना कहीं m कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी आता है सर, और v माइनस यू तो a ही होता है सर, तो ये f प्रोपोर्शनल m में तो हो ही गया। और प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या करेंगे, एक k डालेंगे, m में k की वैल्यू 1 होती है, तो f बराबर क्या हो गया m a। अच्छा ये होता है, यही होता है, f इक्वल टू m a। कहानी लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। थोड़ा सा इसका ना प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। आगे देखो, फोर्स को मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूं एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अच्छा सर थोड़ा बात कर लेते हैं इस बारे में। देखो एक बॉल आ रहा है, एक बॉल आ रहा है मेरे पास ऊपर से ना, कहीं से किसी ने मारा है, 100 का मोमेंटम लेके बॉल आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। और बॉल आ रहा है, मैंने कहा कि इसको तो रोक लूंगा, है ना, कैच करना है उसको, है ना। तो बॉल आ रहा है 100 की मोमेंटम, 100 के मोमेंटम, ये मान लेते हैं ना कि रास्ते में एयर में उसके मोमेंटम का कोई कुछ नहीं लेता। कब सुना बॉल आते हवा में रुक गई हो, अरे भूत हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत हो ना, जीवन दुनिया में भूत नहीं होते। अब देखो 100 की स्पीड से आया, सॉरी 100 के मोमेंटम से आया 100, ये आपका हाथ है, 100 के स्पीड से बॉल आया, यहाँ पे मोमेंटम आया, इसका 100, यहाँ तक 100 है, अचानक 0 हो गया। अरे यार देखा समझ क्या हुआ, 100 का मोमेंटम लेके आया और यहां तक 100 था और टच करते ही 0 हो गया। मतलब व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, 100। अरे 100 से 0, बॉडी रुक गई ना, बॉडी के रुकते ही वेलोसिटी 0, मास इंटू वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब ये कि बॉडी जब रुक जाता है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, 0। ओके, तो 100 के मोमेंटम से आता हुआ बॉल, कुछ भी मास रहा हो, कुछ भी वेलोसिटी रहा हो, वो आप मान लो कुछ भी, 100 के मोमेंटम से आता हुआ बॉल जैसे ही इसको टच करता है, हम इसको मूव नहीं करेंगे, तो इसको टच करते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसका मोमेंटम 0 हो गया। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, 100। कितनी देर में, बहुत ही कम टाइम में। सुनो, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, 100, है ना, 100 हो गया ना, 100 से 0 हो गया। और कितनी देर में हुआ, 0.01, बहुत ही कम टाइम में। 10,000 न्यूटन फोर्स लगा इस हाथ पे, हाथ ही टूट गया, लो हो गया। अब क्या हो, आपने फिजिक्स पढ़ी थी, अरे मेरे से नहीं पढ़ी, कहीं भी पढ़ी होगी आपने, फिजिक्स पढ़ी थी आपने, आपको ये समझ में आया, देख भाई बॉल को रुकना है तो मोमेंटम तो 100 ही चेंज होगा। मुद्दा यह है कि हम उसको कितनी देर तक चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो हम समझदार थे, मैं तो हूं जी। बॉल यहां पकड़ेंगे, बॉल पकड़ेंगे और यूं लेके आएंगे,
यहां बॉल पकड़ा, 100 का मोमेंटम लेके यहां 0 किया। बॉल के मोमेंटम को चेंज होने के लिए मैंने क्या किया, 5 सेकेंड का टाइम दे दिया। चेंज 100 का अपॉन 5, मात्र 20 न्यूटन फोर्स लगा, हमने कैच भी कर लिया, कुछ फील भी नहीं हुआ। समझदारी किसमें है, मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम दो। अब इसका सर अभी भी सर थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आ रहा है, ठीक 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 ठीक। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे कहूं कि बेटा एक काम करो, मुझे 100 क्वेश्चन याद करके सुनो। तो मैंने आपके मोमेंटम को चेंज किया, आप बैठे थे, लेटे हुए थे, गेम खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मैंने कहा 100 क्वेश्चन याद करके सुनाओ। मैंने आपके मोमेंटम को चेंज किया। अच्छा, मैंने जैसे ही आपके मोमेंटम को चेंज किया तो आपके ऊपर थोड़ा फोर्स लगा कि ये इंसान मेरे पे फोर्स लगा, दबाव लगा, इस पे नहीं सर मैं नहीं करूंगा, या कुछ ऐसा बहुत कुछ फोर्स लगाओगे अपने आप में। मैंने कहा कि 100 क्वेश्चन याद करो 1 महीने में। आपने कहा यार 1 महीना ठीक है, इतने में तो कर लेंगे, है ना, तो कम आप मेरे पे कम प्रेशर फोर्स लगाओगे। मैंने कहा ठीक है। चेंज कितने का होगा, 100 का। टाइम कितना दिया, 1 महीने का। आप ठीक, ओके ओके कूल थे आप। मैंने कहा 100 क्वेश्चन याद करो 10 दिन में। आप बोले अरे 10 दिन में मोमेंटम कितने का चेंज हुआ, 100 का है, लेकिन टाइम कितना दिया मैंने, मात्र 10 दिन। आपका अंदर से ना आपके फोर्सेस काम करने हो जाएंगे, यार ये आदमी मेरे पे जुल्म कर रहा है, इतना कैसे। फिर मैं अगले दिन मैंने कहा 100 क्वेश्चन याद करो अभी 1 घंटे के अंदर। अरे चेंज अभी भी 100 का ही है भाई, लेकिन टाइम कितना दिया, मात्र 1 घंटा। आपके अंदर खतरनाक फोर्स डेवलप होगा, बोलोगे मैं नहीं पढ़ रहा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम को कम करोगे ना फोर्स बढ़ता है। एक और एग्जांपल देखो, अरे ढेर एग्जांपल है, ढेर एग्जांपल है, इसमें सब क्वेश्चन है, ऐसे नहीं बात कर रहा मैं, क्वेश्चन है ये। मैं चला गया छत पे, चलो मैं ही चला गया, आपको नहीं, इस बार मैं जाता हूँ ना, मैं चला छत पे और मैं जंप कर गया पहली फ्लोर से, ज्यादा ऊपर नहीं। हाँ, तो ये ग्राउंड है जी, मैं ऊपर था, मेरा मोमेंटम 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000, पास से देख लो 1000। जैसे ही मैं इस पे लैंड करूंगा मोमेंटम 0 हो गया। ग्राउंड तो है नहीं ना, ग्राउंड बोलेगा अरे आप आ रहे हो, हम थोड़े नीचे हो जाते हैं, हम थोड़ा टाइम, बिल्कुल नहीं। हाथ था हमारे कंट्रोल में, ग्राउंड नहीं है कंट्रोल में हमारे। तो जैसे ही यहां पहुंचे 1000 से मोमेंटम 0 हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या होगा, ढेर सारा फोर्स। तो हमें बहुत तकलीफ हुई, आप तो जानती हो फिर क्या होगा। फिर एक और एग्जांपल देखिए, चलो मैंने दिन में पूरा काम किया, मैं थक गया, मैं अपने घर आया, सोफा रखा हुआ है और मैंने अपने आप को सोफे पे छोड़ दिया कि भाई अब तुम संभाल ले मुझे, है ना। मैंने अपने आप को सोफे पे छोड़ दिया, मेरा मोमेंटम 1000 था ना, 1000 मान लो, 1000 सोफे पे गिरा। वो सोफा जो है अपने कुशन की वजह से थोड़ा दबेगा, फिर उठेगा, फिर दबेगा, फिर उठेगा, फिर दबेगा, और आफ्टर अ टाइम इट कम्स टू रेस्ट। मतलब सोफे में अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया है तो उस पर गिरते वक्त, गिरने के बाद आप तुरंत नहीं रुकते, आपका मोमेंटम 0 होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसीलिए आपको वहां पर कोई पेन, कोई दर्द फील नहीं होता। यही काम आप फ्लोर पे करोगे तो आपका मोमेंटम उतना ही चेंज होगा लेकिन बहुत कम टाइम में होगा, इसलिए फोर्स ज्यादा लगता है। सिंपल। एथलीट जो जंपिंग करते हैं उसमें सैंड क्यों रखते हैं वहां पे, ताकि जब जंप करें मोमेंटम चेंज तो उतना ही होना है ना। देखो अगर 100 से भागता हुआ कोई आदमी रुकेगा ना तो मोमेंटम तो 0 होना ही है उसका सामने जाके, लेकिन उसमें टाइम कितना लग रहा है। अगर वो फ्लैट सरफेस पे, फर्श पे, टाइल्स पे जंप लगाएगा, मोमेंटम बहुत जल्दी बदलेगा और ढेर सारा फोर्स लगेगा, उसको नुकसान होगा। अगर वही चीज वो सैंड पे करे तो क्या होगा उससे, कि उसको कम फोर्स लगेगा। दैट इज द रूल। नाउ वी कम टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। अगर आप किसी बॉडी पर एक्शन दोगे वो आपको रिएक्शन देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस जो होते हैं वो दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, इसीलिए कैंसिल आउट नहीं करते। जैसे कि मैं अगर इस पर फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स एक्शन है जो इस पर लगा, बदले में इसने मेरे पे लगाया 10 न्यूटन जो रिएक्शन है जो मेरे हाथ पे लगा, इस पे नहीं लगा। तो पहला फोर्स इस पर लगा, दूसरा फोर्स मेरे इस पर, इस हाथ पे, उंगली पे लगा। दे नेवर कैंसिल ईच अदर, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। बच्चे ने कहा सर फील नहीं आता। मैंने कहा ठीक है सर, कैसे सर इसमें फोर्स आएगा। अरे सर नहीं ना, सोचो नहीं, सुनो सुनो सुनो, उतना हेडेक क्यों ले रहे हो। दोनों हाथ को ऐसे रखो, ठीक, एक को रखे रहना, इसको पकड़ना, जाके ठोक दो इसको,
इसको रखे रहना, जाके इसको ठोक दो अच्छे से। दर्द दोनों में हो रहा है ना, अरे मुझे भी 2 बार हो गया तुम्हारे चक्कर में, दर्द 2 बार हुआ ना। जैसे ही इसको हिट, ऐसे हिट करोगे ना, जैसे आप इसको हिट करोगे तो आपने फोर्स तो इसी पे लगाया ना, दर्द तो इसी को होना चाहिए ना। इसको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इस हाथ ने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ये खाली नहीं बैठा, इसने भी इस पे कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तभी दोनों में दर्द हो रहा है। अब इससे बढ़िया फील मैं दे नहीं सकता आपको। इस अनजान दीवार को ऐसे बोलते हो सर 100 न्यूटन लगा रहे सर, हम पे कहाँ लग रहा है सर कुछ भी। अरे नहीं, दोनों बेस्ट एग्जाम्पल। ये लो, इसको रखना, इसको आगे ठोक देना, दोनों फोर्स लगता है। इसके बाद एग्जाम्पल है रॉकेट प्रपोल्सन। रॉकेट में क्या होता है, ऐसे रॉकेट है जी, यहां से फ्यूल बर्न होगा, एक्शन रिएक्शन, चला गया ऊपर, दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं। इस पे बढ़िया आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप रॉकेट का फ्यूल कैलकुलेट करोगे, उसके फ्यूल के बर्निंग का रेट कैलकुलेट करोगे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करोगे। उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वेरिएबल मास पर। मान लो एक ट्रक है, उस ट्रक में, या ट्रक नहीं बोलेंगे उसको, एक वाटर टैंकर है मान लो, वाटर टैंकर में पूरा पानी भरा हुआ है और वो चल रहा है, लेकिन किसी कारण से क्या हुआ, उसका टंकी में लीक हो गया। अब वो चल भी रहा है, उसका पानी लीक भी हो रहा है वहां से, तो उस बॉडी का चलते चलते मास बदल रहा है, दैट इज वेरिएबल मास कंसेप्ट। फिर आप और आगे पढ़ोगे कभी अच्छे क्वेश्चंस में कि एक ट्रॉली है जो चल रही है और बारिश शुरू हो गई, तो उसमें पानी जमा हो रहा है, अब चलते उसका मास बढ़ भी रहा है, उस केस में फोर्स क्या होगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो ये था हमारा थर्ड लॉ। तो आई होप ये तीनों लॉ आपको आ गया होगा अच्छे से, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया, और फिर हम लोग दोबारा आएंगे, नए वीडियो के साथ आएंगे, अगले दिन आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।